प्यारे बच्चों, आज हम 11th क्लास में नागरिकशास्त्र के उपविषय संविधान के बारे में बताएंगे कि संविधान क्या है। जो पहला चैप्टर है, संविधान किसी देश की कानून की वह विधि व्यवस्था है, कि कानून का एक प्रलेख है, एक कानून का दस्तावेज है, प्रालेख है, प्राशास्त्र है, जिसके द्वारा किसी देश का शासन सुव्यवस्थित सुचारू रूप से चलाया जाता है, उसे संविधान कहते हैं। भारत का संविधान विश्व के संविधानों में एक अनूठा संविधान माना जाता है। भारत का संविधान अमेरिका के संविधान के कंपैरिजन करने में हम पाते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो विशाल संविधान है, लचीला संविधान है, कठोर संविधान है। अब संविधान का जो विचार सबसे पहले हमारे देश में जो आया, वो किस व्यक्ति के दिमाग में ये चीज़ आई कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए। भारतीय संविधान की सबसे पहले रूपरेखा 1928 के नेहरू रिपोर्ट में दी गई थी। नेहरू रिपोर्ट बी.एन. राव जो संविधान के सलाहकार थे, उन्होंने भी संविधान की बात कही। गांधी जी ने भी संविधान के बारे में कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण होना चाहिए। अंबेडकर जैसे महान नेताओं ने भी संविधान के बारे में कहा, और वो तो संविधान के एक प्रकार से पिता माने जाते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान का सबसे जो संविधान सभा द्वारा इसके निर्माण की बात कही गई थी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने ये रिकमेंडेशन की थी कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, जिसके द्वारा संविधान बनाने पर प्रक्रिया चालू हो जाए। इसलिए संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई, और इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष जो थे, अस्थायी अध्यक्ष जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब संविधान पर कार्य प्रारंभ हुआ।
संविधान में महिलाओं का भी योगदान था। संविधान के जो सलाहकार थे BN राव, उन्होंने सुझाव दिया था कि भारत का संविधान एक ऐसा होना चाहिए कि जो एक विश्व में अनूठा होना चाहिए। तो भारतीय संविधान के लिए अनेक देशों से जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक जो विशेषताएं थी उसको एडॉप्ट किया, ग्रहण किया गया। और जो कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है, यानी भारतीय संविधान ने विश्व के देशों से अनेक व्यवस्थाएं ग्रहण की। और जो मेन चीज़ वो दिया कि संविधान की जो विशेषताएं हैं, यानी संविधान को कि विश्व के संविधानों के अनुरूप बनाना चाहिए या उससे डिफरेंट बनाया जाना चाहिए। ये संविधान सभा में चर्चा का विषय था कि जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, जो अमेरिकन राष्ट्रपति है वो पूरे वर्ल्ड में पावरफुल है राष्ट्रपति, तो भारत में किसको सर्वोच्च बनाया जाना चाहिए? ये बात कही गई कि भारत में संप्रभुता किसके पास होनी चाहिए, यानी भारत में संसद को संप्रभु बनाना चाहिए या जनता को संप्रभु बनाना चाहिए। तो हमारे देश में जो संविधान का स्रोत है, यानी संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया, उसके लिए जनता को सर्वोपरि माना जाता है, यानी जनता इज़ वेरी पावरफुल। जो हमारे देश में जो पब्लिक है वो सुप्रीम पावर है। किस वर्ल्ड के अंतर्गत किस देश की संसद संप्रभु है? अगर हम बात करें ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो संसद है वो संप्रभु है, क्योंकि संसद द्वारा जो ब्रिटेन में जो कानून बनाया जाता है, ब्रिटेन की संसद द्वारा जो कानून बनाया जाता है उस पर किसी व्यक्ति को इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है। जबकि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है। ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का स्थान वहाँ लॉर्ड सभा ने ले रखा था। लॉर्ड सभा, जो ब्रिटेन में लॉर्ड सभा, वो सेकंड हाउस है वहाँ का, लॉर्ड सभा ब्रिटेन में, ये ही वहाँ का सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करता है। भारत में बनाया गया कानून, यानी भारत कानून का निर्माण कौन करता है? तो संविधान में इस बात को रखा गया कि संसद जो है वो कानून का निर्माण करती है। यदि संसद द्वारा कानून का निर्माण गलत हुआ तो इसको गलत करने की पावर किसके पास है? वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय, वो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के पास है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, उसके पास ये पावर है, इसलिए उसको लिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो संविधान निर्माताओं ने एक एक विशेषताओं को सटीक करके उस पर खरा उतारने के लिए वो पूरे विश्व के देशों से इस बात को ग्रहण किया कि वास्तविक रूप से कौन सी विशेषताएं वो विश्व के संविधानों से भारतीय संविधान को अलग करती है। तो इस प्रकार से भारतीय संसद को संप्रभु नहीं बनाया गया। संप्रभु जो जनता थी और जनता से सारी शक्ति प्राप्त होती है, उसी प्रकार के सर्वोच्च न्यायालय जो कानून के मामले में वो सबसे ज़्यादा है, वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की जो न्यायपालिका है वो सुप्रीम होती है।
क्योंकि संसद के कानूनों को अवैध घोषित करती है, सरकार को नोटिस जारी कर सकती है, कारण बताओ नोटिस दे सकती है और उसे किसी भी कार्य के लिए अवैध कर सकती है। तो इस प्रकार से संविधान निर्माताओं ने इस चीज़ को देखा कि किस प्रकार से ये होना चाहिए। अब भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात आती है कि भारत के राष्ट्रपति को जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो संविधान निर्माण के लिए जो सबसे ज़्यादा वो था कि राष्ट्रपति कैसे बनना जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होना चाहिए या अप्रत्यक्ष। जैसे अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, जो अमेरिकन राष्ट्रपति है, अमेरिकन राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, प्रत्यक्ष। और भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से। तो उन्होंने कहा कि जब भारत के राष्ट्रपति को प्रत्यक्ष रूप से बना दिया जाएगा तो अब भारत के प्रधानमंत्री के पास क्या पावर रहेगी। इसलिए उन्होंने भारत के राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करने का संविधान में इंडिकेट कर दिया, यानी संविधान को लिखित रूप दे दिया कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा और भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन जनता के प्रतिनिधियों यानी जनता द्वारा चुना जाएगा। जब सांसद होंगे वो जनता चुनेगी और सांसद के नेता के रूप में प्रधानमंत्री को बनाया जाएगा। दूसरी चीज़, भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संविधान निर्माताओं ने इसमें बहुत बैठक हुई और इस बात पर सबसे ज़्यादा वो किया गया कि भारत के संविधान को एकात्मक रूप दिया जाना चाहिए, संघात्मक रूप दिया जाना चाहिए। तो भारत का संविधान विश्व के संविधानों में एक मिश्रित संविधान के रूप में है, यानी एकात्मक और संघात्मक दोनों तत्वों का मिश्रण है। अब एकात्मक किसे कहते हैं और संघात्मक किसे कहते हैं, इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा जो है कि एकात्मक शासन प्रणाली, यानी भारत संविधान में जो एकात्मक शासन प्रणाली को रखा था, एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन, इसका अर्थ होता है कि किसी भी देश के अंतर्गत संपूर्ण शक्ति एक व्यक्ति के अंतर्गत निहित होती है तो उसे एकात्मक शासन का रूप दिया जाता है। अब भारत में एकात्मक शासन प्रणाली कब प्रभावी होती है, जब देश में इमरजेंसी लागू हो जाती है। तो जो भारत के जो राज्य हैं उनकी पावर्स जो है वो केंद्र के अधीन आ जाती है, यानी केंद्र जो है वो सुप्रीम पावर हो जाता है उस समय। अब संघात्मक जो पावर है, जो संघात्मक है, जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था की है कि संघात्मक किसे कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन, संघात तो बराबर होता है शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। यानी शक्तियों का जो विभाजन है उसको संघात्मक कहते हैं। अब जो भारत के 28 राज्य हैं वो संघात्मक का उदाहरण हैं। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था को रखा, विश्व में जो संपूर्ण जो विश्व का संपूर्ण संघात्मक वाला देश है वो अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका में 50 स्टेट हैं। 50 स्टेटों को अपनी पावर्स अलग अलग बटी हुई है, जबकि भारत में 28 स्टेट्स हैं और 20 स्टेट को पावर बटी हुई है। यानी केंद्र की जो पावर है वो सुप्रीम तो है, लेकिन इमरजेंसी रूप में और पावरफुल हो जाती है।
भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान को बनाते समय इस बात को विशेष गौर किया कि संविधान में पावर जो है वो केंद्र को होनी चाहिए, केंद्र सुप्रीम पावर होना चाहिए, जिसके पीछे राज्य जो है वो उसके अधीन रहें। आज हमारे देश के अंतर्गत जिसकी सरकार होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो उसके जो है, मैडम एक चौक दे देना, चौक ला के, चौक नहीं है, तो जो पावर्स जो स्टेट में जो सरकार होती है, जैसे बीजेपी की सरकार है केंद्र में, और सपोज करो राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है डिस्क्रिमिनेशन, मतभेद पैदा हो जाता है। तो वहाँ पर फाइनेंस के बारे में भी, बजट के बारे में भी, अनुदान के बारे में भी दिक्कत आती है। इसलिए और दूसरी चीज़, हमारे संविधान में जो राज्यों को जो पावर है, वो जो पावर है वो अमेरिकी जैसी राज्यों को पावर नहीं है। जो अमेरिका में जो राज्यों को पावर है, जो 50 राज्यों का वहाँ का संविधान भी अलग है। हमारे देश में सिर्फ केंद्र का संविधान होता है, राज्यों का नहीं, जबकि अमेरिका में राज्यों का होता है। जो संघात्मक शासन प्रणाली जो बता रहा है, संघात्मक शासन, यानी वो 28 संघात्मक का होता है विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी शक्ति को जो ये जो शक्ति है ये केंद्र है, और यहाँ से जो हमारे 28 राज्य हैं ये जो है वो इस पर निर्भर करते हैं, केंद्र पर निर्भर करते हैं। जो राज्य जो है वो इस पर निर्भर करते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो डिपेंड हैं, यानी केंद्र पर डिपेंड हैं। तो पूर्ण रूप से भारत संघात्मक नहीं है, एकात्मक तत्व ज़्यादा है। क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि एकात्मक पर सबसे ज़्यादा ये होता है कि जो राज्यपालों की जो नियुक्ति की जाती है भारत के अंतर्गत, वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी राष्ट्रपति को उसमें पावरफुल बनाया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति में राष्ट्रपति को वो दी गई है, जबकि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी होना चाहिए उसके लिए, और भी मुख्यमंत्री भी होना चाहिए, खाली राष्ट्रपति को ही नहीं इंडिकेट होना चाहिए इसके लिए, अपॉइंट करने के लिए। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि भारतीय संविधान में कहीं ना कहीं थोड़ी सी अमेरिकी गवर्नमेंट से डिफरेंट दिखाई देता है। फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने संसद को संप्रभु नहीं बनाया है। दूसरी चीज़, इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता। देखिए, भारत संविधान की विशेषता है कि भारत में इकहरी नागरिकता है, यानी या तो सेंटर की नागरिकता ले लीजिए या आप जो है राज्य की ले लीजिए। लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट में क्या है, जो अमेरिकी संविधान में दोहरी नागरिकता होती है, दो प्रकार की, एक सेंटर की, एक केंद्र की होती है, एक राज्य की होती है, केंद्र प्लस राज्य। तो हमारे यहाँ इकहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। हमारे संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली, जो संसदात्मक शासन प्रणाली है, यानी संसदात्मक शासन प्रणाली, शासन प्रणाली, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, यानी भारत जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो संपूर्ण प्रभुत्व राज्य का दर्जा भारत को दिया गया है। हमारे संविधान में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आएगा, उसकी अपनी संप्रभुता है और एकता अखंडता बनाए रखना उसका एक परम कर्तव्य है। तीसरी, लिखित संविधान। जो भारत का संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी हर एक व्यवस्थाएं वो लिखित है। भारत संविधान में 395 आर्टिकल, अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं,
अनुसूची और 22 भाग हैं, 22 भाग हैं, यानी उसकी संपूर्ण विशेषताएं जो है वो निहित आर्टिकल में है। हमारे संविधान में लिखित संविधान, लचीला संविधान, लचीला संविधान, इसका अर्थ है कि भारत में अब तक 125 संविधान संशोधन हो चुके हैं, 125 संविधान संशोधन। लेकिन अगर हम अमेरिकी संविधान की बात करते हैं, वहाँ पर अभी तक 25 ही संविधान संशोधन हुए हैं, संविधान संशोधन। इसका मीनिंग है कि अमेरिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेरी रिजिड है और वहाँ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेरी फ्लेक्सिबल है। इस प्रकार से भारतीय संविधान में छोटे छोटे उस पर भी संविधान संशोधन हो जाते हैं। सबसे पहले जब 1951 में ही पहला संविधान संशोधन कर दिया गया था, जो पहली उसमें जो है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट हैं, जो मौलिक मूल अधिकार हैं, वो 7 मौलिक अधिकार थे। यानी प्रारंभ में जब संविधान बना था तो 7 मूल अधिकार थे। लेकिन 1978 ईस्वी में भारत सरकार ने 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया था। तो संपत्ति का अधिकार निकाल दिया गया। उसका निकालने का मेन रीजन क्या था? जो संपत्ति का अधिकार था वो उसे आर्टिकल 31 के तथा अनुच्छेद